आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पुराने कानूनों को हटाकर भारत सरकार उनके स्थान पर नए कानून ले आई है और जिन्हें 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया। तो उनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, उनको कब बनाया गया, क्या क्या नए चेंजेस आए उनमें और ये इन चेंजेस में क्या क्या प्रावधान है, किनको फायदा है और किनको लॉस है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वो 3 कानून कौन कौन से जिन्हें बदला गया है, तो 1860 में बना इंडियन पेनल कोड, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 ये आईपीसी के स्थान पर आया है। दूसरे नंबर पर आता है 1898 में बना सीआरपीसी, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आया है। और तीसरे स्थान पर आता है 1872 में बना इंडियन एविडेंस कोड, उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 है। कहने का मतलब अब भारत में 3 क्रिमिनल लॉ चलेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। आईपीसी को हटा दिया है, सीआरपीसी को हटा दिया गया है और इंडियन एविडेंस कोड को भी हटा दिया है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो 1834 में भारत में पहला लॉ कमीशन आया था और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मेकाले। मेकाले ही भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का ड्राफ्ट बनाया था। तो आईपीसी लाने का जो श्रेय जाता है भारत में वो लॉर्ड मेकाले को जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा लॉ कमीशन लेकर आए थे तो 1853 में सर जॉन रोमिली की अध्यक्षता में दूसरा लॉ कमीशन बना और जो सीआरपीसी और सीपीसी है तो वो ये लेकर आए थे सर जॉन रोमिली। फिर आते अपन तीसरे नंबर पर 1861 में तीसरा लॉ कमीशन बना, इसे इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब हिंदी में अगर समझे तो सबूतों और गवाहों से जुड़े जो नियम है वो ये लेकर आए थे। तो ये तीनों जो क्रिमिनल लॉ थे वो ये तीनों अलग अलग लोगों के द्वारा बनाया गया था। अब जब से ही चल रहे थे ये 160-70 सालों से हमारे देश में, और अब समय के मुताबिक सरकार ने इनको बदल दिया है, कुछ में सीधा सुधार किया है, कुछ को हटा दिया है। ये देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए वो अपन देखेंगे। अब देखते 1 जुलाई से जो लागू हुए तीनों बिल ये कैसे पारित हुए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 जुलाई से लागू हुए तीनों नए क्रिमिनल लॉ 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद में इन्हें पारित किया गया। तो 21 जुलाई 2023 को भारत की संसद में इसे पारित किया गया। और उसके बाद में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, नॉट श्रीमती, तो 1 जुलाई से लागू हुए तीनों नए क्रिमिनल कानून 21 दिसंबर को 2023 में भारत की संसद में तीनों बिलों को पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे 25 दिसंबर को सिग्नेचर कर पारित घोषित किया और उसके बाद में ये कानून बन गया और जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब इसके बाद अगर हम देखें आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता आया। अब भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करें तो इसे हम शॉर्ट में बीएनएस बोल सकते हैं, क्योंकि आईपीसी बना था कब, तो आईपीसी 1860 में बना था और बीएनएस मतलब 2023 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत क्या बदलाव आया वो देखते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी के 22 धाराओं को हटाकर उनके स्थान पर 8 नई धाराएं जोड़ी गई और 175 धाराओं में इसमें बदलाव किया गया। अब 2023 के बाद इसमें कुल मिलाकर 356 धाराएं हैं। तो भारतीय न्याय संहिता में अब 356 धाराएं और आईपीसी को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। उसके बाद देखते हैं सीआरपीसी, जिसे 1898 में सीआरपीसी बना था, उसके स्थान पर क्या आया है, तो उसके स्थान पर आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसको लागू कर दिया गया है। उसके बाद में अगर हम देखें इसमें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है और 160 में बदलाव किया गया है
और 9 नए प्रावधान इसमें जोड़ दिए गए। तो कुल मिलाकर अभी इसमें 533 धाराएं हैं। तो सीआरपीसी के अंतर्गत जो सीआरपीसी को जो बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है, उसके स्थान पर 533 इसमें धाराएं हैं। इसके बाद देखते आगे, यहां दे रखा है 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लाया गया है। तो क्या लाया गया है? भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम 2023 में मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है और 23 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और साथ ही एक नया प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। कुल धाराओं की संख्या इसमें कितनी है? तो 170 है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया उसमें 5 प्रावधान को तो निरस्त किया है और 23 में बदलाव किया है और एक नया इसमें जोड़ा है और कुल मिलाकर धाराओं की संख्या 170 हुई है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो कौन कौन सी धाराओं में बदलाव हुआ है। तो आईपीसी की धारा जिसके अंतर्गत मर्डर के केस में 302 लगती थी, वहां पर बीएनएस में 101 से इसे बदला गया है। मतलब पहले आईपीसी धारा 302 के स्थान पर धारा 101 होगी। उसके बाद धोखाधड़ी मतलब 420 वाला केस अपन समझते जनरली, तो 420 के स्थान पर 318 से इंट्रोड्यूस किया गया है। रेप केस में 375 धारा लगती थी आईपीसी के तहत, जो अब 63 लगेगी। गैंग रेप वाले केस में 376 डी लगती थी, उसके स्थान पर अब 70 लगेगी। गैर कानूनी सभा 141, 144 के तहत 187 और 89 से रिप्लेस किया गया है। दंगे मतलब रियोट्स की अगर अब बात करें तो पहले 146 लगती थी आईपीसी के तहत, अब उसको बदला गया आईपीसी नहीं कहेंगे, भारतीय न्याय संहिता 191 के तहत। दहेज वाली केस की बात करें तो 304 बी को बदला है 80 से, और हत्या का प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर जिसमें पहले 307 लगती थी, अब उसके स्थान पर धारा 109 से इंट्रोड्यूस किया गया है। मानहानि वाले केस में 409 के स्थान पर 356 आया है और किडनैपिंग वाले केस में 359 के स्थान पर 137 आया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है। जो मेन आईपीसी को रिप्लेस किया है उनको मैंने आपको बता दिया है। और क्या इसमें नए नए चेंजेस हुए हैं? तो इसमें चेंजेस हुआ है कि शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अब अपराध होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत किया है तो ये गैर कानूनी है और इसमें आपको सजा का प्रावधान है। उसके बाद आगे देखें तो मॉब लिंचिंग के लिए भी अलग से कानून बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हमारे कंट्री में कई बार आती रहती है, तो मॉब लिंचिंग के लिए भी सरकार ने इसमें कानून बनाया हुआ है। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर समुदाय के बंदे को एक साथ पीटते हैं, उसको अपन मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो ये दिख भी रहा होगा आपको कि बहुत सारे लोग एक बंदे को यहाँ पे मार रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कानून बनाया गया है। उसके बाद अगर हम देखें ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अलग से कानून बना है। इसमें समूह में डकैती करना, चोरी करना, कब्जा करना, तस्करी और साइबर क्राइम भी शामिल है। मतलब इनसे सबसे रिलेटेड मिलाकर कानून बनाया गया है कि जैसे आप ग्रुप में चोरी करते हैं, डाका डालते हैं या फिर साइबर क्राइम करते हैं। साइबर क्राइम तो आपने देखा ही होगा कि अक्सर आपको फोन कॉल आते रहते हैं जिसमें फर्जी तरीके से आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोलते हैं और उल्टा आपके अकाउंट से पैसा काट लेते हैं। तो इससे रिलेटेड भी साइबर कानून बनाया गया है। उसके बाद है आतंकवाद को क्रिमिनल कानूनों में शामिल किया गया है। आतंकवाद अब क्रिमिनल कानूनों में से जोड़ दिया गया है, इसकी धाराएं हैं और इसके तहत अब सजा का प्रावधान है। तो ये आतंकवाद को पहली बार इसमें जोड़ा गया है, तो ये आपको याद रखना है। मॉब लिंचिंग के लिए भी नया कानून बना है और आतंकवाद के लिए भी कानून बनाया गया है। और पब्लिक सर्वेंट को ऑफिशियली ड्यूटी से रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास करना अब अपराध होगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान आत्मदाह, भूख हड़ताल को रोकने के लिए इस प्रावधान को लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट का अधिकारी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और
आप उसका विरोध कर रहे हैं ये बोलकर कि हम आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, तो उसके लिए आपके ऊपर केस बनेगा। उसके लिए भी सरकार ने इसमें कानून बनाया हुआ है। यहां दे रखा है भारतीय न्याय संहिता में क्या हटाया गया है, किस किस चीज को इसमें से हटा दिया गया है। तो जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाना अब गैर कानूनी नहीं है। कहने का मतलब 377 वाला जो आईपीसी था उसको हटा दिया गया है। उसके बाद एडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब ये अपराध नहीं है। एडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना, इसको अब गैर कानूनी नहीं माना गया है। इसको हटा दिया गया कि ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद आते हैं भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से जुड़े 4 बड़े अपडेट, जिसमें महिलाओं से संबंधित क्या क्या नई चीजें इसमें जोड़ी गई है। तो शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अपराध है, ये अपन पहले देख चुके। पर धारा 69 के मुताबिक किसी भी महिला से शादी का झूठा वादा करके उसे नौकरी या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने या रेप ना हो फिर भी 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। नाबालिग से गैंग रेप में फांसी की सजा भी इसमें जोड़ी गई है। तो नाबालिग के साथ गैंग रेप या गैंग रेप की कोशिश करने पर भारतीय न्याय संहिता में धारा 70(2) के तहत अपराध में शामिल हर व्यक्ति को फांसी तक की सजा का प्रावधान है। और वहीं धारा 70(1) के तहत किसी वयस्क महिला के साथ गैंग रेप के अपराध में भी उम्र कैद या कम से कम 20 साल की कैद हो सकती है। तो ये महिलाओं से संबंधित कानून इसमें जोड़े गए। उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपराध नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखते हैं तो ये अब अपराध की श्रेणी में नहीं है। पहले आईपीसी 497 में ये अपराध की श्रेणी में आता था, अब इसको हटा दिया गया है 497 को, तो अब ये अपराध नहीं है। नाबालिग पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाना भी अब रेप केस के अंतर्गत आता है। और ये याद रहे कि भारत में देश में लड़कियों और लड़कों की जो कानूनी उम्र है शादी की वो 18 वर्ष है। उसके बाद लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 साल से कम उम्र में शादी की इजाजत दे रखी है। तो आपको ये याद रखना कि नाबालिग पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप के केसेस के अंतर्गत आता है। और वैसे भारत सरकार इसको मान्यता नहीं देती कि आप 18 साल से पहले शादी करें। तो 18 साल से पहले शादी नहीं होगी तो ये मामले आने के कोई चांसेस ही नहीं होंगे। उसके बाद आता है बच्चों की किडनैपिंग पर 7 साल की सजा। अगर आप बच्चों की किडनैपिंग वाले केसेस में 7 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। और बच्चों की खरीद फरोख्त में 10 साल तक की कैद हो सकती है। उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता में डॉक्टर, ड्राइवर और पत्रकारों से जुड़े भी बहुत सारे अपडेट जोड़े गए, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे केसेस में डॉक्टरों के ऊपर केस बनता था। उसके बाद हम बात करें पत्रकार, उसके बाद ड्राइवर, तो इनसे जुड़े बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट किया गया है। तो ड्राइवर के ऊपर अगर हम देखें तो हिट एंड रन केस के लिए अलग से कानून बनाया गया है, जिसका बहुत लेवल तक विरोध भी हुआ था। तो अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और घटना के तुरंत बाद दोषी पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बगैर भाग जाता है तो इसे हिट एंड रन की श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के मुताबिक ऐसे मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये इसी वजह से इसका बहुत सारा विरोध हुआ था। जो ट्रक हड़ताल हुई थी, बहुत सारे जो ड्राइवर यूनियन है उन लोगों ने इसका विरोध करा था कि 10 साल की जेल और 7 लाख का जो जुर्माना है बहुत ज्यादा है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता में छोटे अपराधों में अब कम्युनिटी सर्विस देना होगी। मतलब आप छोटे क्राइम अगर करे हैं तो उसके लिए आपको जेल में नहीं डाला जाता है और उसके लिए आपको कम्युनिटी सर्विस देना होगी। जैसे कहने का मतलब है कि आपने 5000 से कम की चोरी करी है, छोटे मोटे क्राइम आपने करे, या आपने पब्लिक प्लेस पर शराब पीकर किसी को गाली दी है, ऐसा कुछ आपने किया है, तो उसके लिए आपको कम्युनिटी सर्विस
देना होगी। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर गंदगी है तो उसको सफाई करवाई जा सकती है, पेड़ पौधे आपसे लगवाए जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर काम करवाया जा सकता है। हालांकि इसमें अभी ये नहीं बताया गया है कि क्या क्या करवाया जाएगा, पर यह प्रावधान अभी लाया गया है। पुलिस स्टेशन पर जाए बगैर कर सकेंगे एफआईआर। अब ये नई नई चीजें इसके अंतर्गत आई है कि पुलिस स्टेशन पर जाए बगैर आप ई एफआईआर भी कर सकेंगे। उसके बाद किसी भी पुलिस स्टेशन पर आप दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। कहने का मतलब अगर वो आपका थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो भी आप उस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपका जो थाना क्षेत्र आता है उसी के अंतर्गत आपको एफआईआर कराना होती थी, पर आप किसी भी थाने में जाकर अब एफआईआर करा सकते हैं। अब फोन पर मिलेगी केस की जानकारी, जो आपका केस चल रहा है तो उसका अपडेट आप फोन पर भी प्राप्त कर सकते हैं। अरेस्ट होने पर जानकारी देने का प्रावधान भी है। अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो आप घर पर बता सकते हैं या अपने किसी साथी को भी आप बता सकते हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। गंभीर मामलों में फोरेंसिक जांच जरूरी है। जैसे आपने सीआईडी वगैरह देखी होगी या क्राइम अलर्ट आप देखते होंगे तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि नाखून, बाल, इससे रिलेटेड जो फोरेंसिक जांच होती है, तो अगर बड़ा कोई केस है या बड़ा कोई क्राइम है तो उसके लिए फोरेंसिक जांच जरूरी है। महिला और बच्चों पर अपराध की जांच 2 महीने के अंदर होना चाहिए। महिलाओं के ऊपर कोई क्राइम हो रहा है या बच्चों के ऊपर कोई क्राइम हुआ है तो ऐसे क्राइम में 2 महीने के अंतर्गत जांच खत्म होना चाहिए। ये आपको इस नए कानून में प्रावधान दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे नई चीज जोड़ी गई है वो है डिजिटल एविडेंस पर जोर दिया गया। मतलब आपके पास अगर ई डॉक्यूमेंट है तो वो मान्य होंगे और पुलिस को दिया गया बयान न्यायालय में मान्य नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि आदमी पुलिस के सामने डरकर कुछ और बयान दे दे तो वो बयान उसका मान्य नहीं होगा। जो बयान न्यायालय में दिया जाएगा उसे ही न्यायालय मान्य करेगा। तो ये नए कानून के अंतर्गत जो भी चीजें जोड़ी गई थी, मैंने मेन टॉपिक को उन पर डिस्कस किया। धन्यवाद।